हाँ, तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशंस क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था कि 10th क्लास में हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। जब इस इक्वेशन को इक्वल्स टू की बजाय लेस देन या ग्रेटर देन किया जाता है देन इट इज नोन एज इनइक्वेशन। ओके, अभी हम लीनियर इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कर रहे थे, एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू थी। अभी उसमें हम आगे चल रहे हैं 6.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उनके ग्राफ ड्रॉ किए जाएंगे या सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाएंगे। तो हम उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 22 हम करते हैं। क्वेश्चन 21 तक हम कर चुके थे, उससे आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारे पास, टू रिसीव ग्रेड ए इन कॉस्ट वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 60%, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर देन इन 5 एग्जामिनेशन। ग्रेड ए ऑब्टेन करने के लिए 90 या उससे ग्रेटर मार्क्स चाहिए। एग्जाम में 5 एग्जाम्स होते हैं। एक सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स, उसके 4 एग्जाम्स के मार्क्स गिवन है 87, 92, 94, 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th exam to get grade A. तो ग्रेड ए लेने के लिए इसको 5th एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए? मान लेते हैं let marks required, let marks required in 5th exam, 5th एग्जाम में उसको जो मार्क्स रिक्वायर्ड है वो मान लिया हमने x है। एंड मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स, मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स, 4 एग्जाम्स। पहले 4 एग्जाम्स में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 87, 92, 94 एंड 95 ये मिलेंगे। 5वें एग्जाम में मान लिया उसको x मार्क्स मिलते हैं, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसका जो एवरेज है वो मिनिमम 90 हो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है? इट्स एवरेज शुड बी, व्हाट शुड बी द एवरेज? एवरेज शुड बी मिनिमम 90, मींस कैन बी 90 एंड ग्रेटर देन 90, इट मे बी 90 और ग्रेटर देन 90। तो इसका जो एवरेज है वो 90 या उससे ज्यादा होना चाहिए। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। Sum of all the terms is x plus 87 plus 92 plus 94 plus 95 divided by 5. Number of terms is 5. It is greater than or equals to 90. Just simplify it. So we get x plus, and this 90, 87, 92, 94, 95. So this is 9 and 11 and 7. 88, 1, 10, 19, 28 and 36. 5 goes to right side, 9, 4, 50. 360 को उधर ले जाओ. So we find x is greater than 450 minus 368. So x must be at least, how much should be this? This should be 82. 82 जरूर होना चाहिए. x की वैल्यू मिनिमम 82 होनी चाहिए. मेन उसको 5th एग्जाम में मिनिमम 82 मार्क्स चाहिए कि उसका जो एवरेज है वो 90% या उससे ज्यादा होगा। मीन उसको ए ग्रेड मिलेगा। ए ग्रेड मिलने के लिए 90% एवरेज कम से कम चाहिए। 90% एवरेज बनाने के लिए उसको 5th एग्जाम में एटलीस्ट 82 मार्क्स चाहिए। सो मार्क्स रिक्वायर्ड इन, सर कुछ दिख नहीं रहा। इन 5th exam, marks required in 5th exam. So marks required in 5th exam are, how much marks are required? Minimum 82. The 5th exam is at least 82. At least 82 marks उसको चाहिए 5th exam में to get A grade. A grade आने के लिए उसको 5th exam में minimum 82 marks जरूर चाहिए. Similarly, the question number 23. 23 is find all pairs of consecutive odd opposite integer, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. ये कहता है we have to find the
those all the pair of consecutive odd numbers, लगातार odd numbers के ऐसे पेयर फाइंड करने जिनमें दोनों के दोनों नंबर लेस देन 10 होने चाहिए, बट उनका जो सम है that should be more than 11. सम तो 11 से ज्यादा होना चाहिए और दोनों नंबर लेस देन 10 होने चाहिए. Consecutive pair of odd numbers निकालना है. तो let one odd number be x. हम मान लेते हैं एक odd number x है, then what will be the next odd number? Next odd number क्या होगा? अगर एक odd number x है तो अगला odd number क्या होगा? Odd number आता है हमेशा 2 x plus 2. Consecutive का मतलब उससे next होगा plus 2 करने पर. So next odd number will be x plus 2. Now there are two conditions are given in the question. Now according to question, first condition क्या है? Both of the number should be less than 10. दोनों के दोनों नंबर 10 से लेसर होने चाहिए और उनका सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए. तो हम दोनों सिचुएशंस पे ध्यान देंगे. पहले फर्स्ट सिचुएशन पे x should be less than 10 and x plus 2 should also be less than 10. ये दोनों नंबर 10 से लेसर होने चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन क्या है? Sum of these two numbers must be more than 11. ये दो सिचुएशन दे रखी है कि दोनों नंबर 10 से लेस होनी चाहिए and their sum must be more than 11. X is less than 10 and x plus 2 is less than 10. दोनों नंबर 10 से लेस भी होने चाहिए और इनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए. यहाँ सिंप्लीफाई करें, ये तो x is less than 10 and x plus 2 is less than 10 means x is less than 8. And means we have to take the intersection of these two. अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन लेना है. जब हमें कॉमन पोर्शन लेना है, दोनों के साथ लेसर का साइन है तो जो ज्यादा लेसर वैल्यू है वो ली जाएगी, और अगर दोनों के साथ ग्रेटर का साइन हो, इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में से जो ज्यादा ग्रेटर है वो वैल्यू ली जाएगी. यहाँ दोनों में से जो ज्यादा लेसर वैल्यू है वो लेंगे. इट मींस दैट इज x should be less than 8. x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए. यहाँ से सिंपलीफाई करके तो क्या हो जाएगा? 2x is greater than, यहाँ से 2 उधर जाए क्या हो जाएगा? 11 minus 2 9 means x is greater than 9 upon 2 यानी कि 4.5. x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए और x की वैल्यू 8 से लेसर होनी चाहिए. तो नंबर्स क्या हो जाएगी? So numbers, pair of numbers are, what should be the pair of numbers? Pair of numbers are, क्या मान लिया हमने? x और x plus 2 यही मान लिया ना. अब x की वैल्यू 9/2 से ज्यादा और 8 से लेस ये लेनी है. मींस x की वैल्यू हमें 4.5 से ज्यादा लेनी है और 8 से लेसर लेनी है. ध्यान दें, 4.5 से ज्यादा मान लो x की वैल्यू 5 ले सकते हैं. अगर x की वैल्यू 5 है तो x plus 2 कितना होगा? 7. मींस एक पेयर तो अपने पास ही बन गया. अगली x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? ओड नंबर लेनी है ना हमने. x इज ओड नंबर. अगर x की अगली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 5 थी तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी x की? 7. और अगर x की वैल्यू 7 है तो x plus 2 कितना होगा? 9. इससे अगली वैल्यू लेंगे तो x की 9 होगी, बट वो 9 8 से ज्यादा होगी. हमें x की वैल्यू कौन सी चाहिए? 4.5 से ज्यादा हो और 8 से लेस हो. मतलब x की वो वैल्यूज लेनी है जो 4.5 और 8 के बीच में हो. x की वैल्यूज वो सारे ओड नंबर्स लेनी है बिकॉज़ x इज ओड नंबर. x की वैल्यू ऐसे ओड नंबर लेनी है जो 4.5 और 8 के बीच में हो. तो x की वैल्यू 4.5 और 8 के बीच में ओड नंबर हो तो 5 हो सकती है और 7 हो सकती है. अगर x 5 है तो x plus 2 कितना होगा? x 5 है तो x plus 2 कितना होगा? 7. और अगर x की वैल्यू 7 लेते हैं तो x plus 2 की वैल्यू 9 होगी. So these are the pair of consecutive odd numbers which are less than 10. Both are less than 10. ये भी दोनों less than 10 है, ये भी दोनों less than 10 है. And their sum is more than 11. इनका sum भी more than 11 है, इनका sum भी more than 11. So these are the two pairs of consecutive odd numbers which satisfies the given situation. ये ऐसे ओड नंबर्स के पेयर हैं, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स के पेयर हैं जो गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th
Find all the pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. Same ऐसे क्वेश्चन, इसमें odd था, इसमें even है, एक x, दूसरा x plus 2, x वैल्यू even नंबर है, same प्रोसीजर होगा. नेक्स्ट 25th देखो. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61, find the minimum length of the shortest side. सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ध्यान देना, बिल्कुल इजी है. Let shortest side, क्वेश्चन नंबर 25, let shortest side is equal to x सेंटीमीटर. एक बार फिर से पढ़ते क्या कहता है. एक ट्रायंगल है जिसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स मल्टीपल है शॉर्टेस्ट साइड से, और जो बची हुई थर्ड साइड है वो 2 लेसर है लॉन्गेस्ट, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है थर्ड साइड. तो मान लिया शॉर्टेस्ट साइड x है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या बनेगी? व्हाट शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड? लॉन्गेस्ट साइड इट इज 3 टाइम्स है ना, तो 3x. And what will be the third side? Third side is given as 2 centimeter shorter than the longest. Longest say 2 centimeter shorter. 3x minus 2. Now the perimeter, according to question में क्या लिखा है? Perimeter should be at least 61. Its perimeter is at least 61. Means perimeter is at least 61, minimum 61 है, 61 से कम नहीं हो सकता, 61 या उससे ज्यादा हो सकता है. So perimeter can be greater than or equal to 61. Like the perimeter x plus 3x, 3x minus 2 is greater than 61, or 7x is greater than equals to 63. 7 से डिवाइड करेंगे, x is greater than equals to 9. So the shortest side should be minimum 9 सेंटीमीटर. जो शॉर्टेस्ट साइड है वो मिनिमम 9 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए. क्या आंसर है? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड? 9 सेंटीमीटर. मिनिमम length of shortest side, it is 9 सेंटीमीटर. शॉर्टेस्ट जो साइड है उसकी मिनिमम लेंथ 9 सेंटीमीटर होगी. 9 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती. Now the next question number 26. A man wants to cut tree lengths from a single piece of board of 91 centimeter. 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है, उसके 3 पीस वो करना चाहता है. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. जो second length है यानी कि वो है shortest से 3 सेंटीमीटर ज्यादा, and the third length is to be twice as long as the shortest. सेम इसी पैटर्न का है. मान लिया shortest x है तो longest कितनी हो जाएगी इसकी? twice. and third side यानी कि second side जो इसने लिखा है, इस बार नाम चेंज कर दिया है बस. क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट जो साइड है शॉर्टेस्ट x है, और अगले में लिखा है द सेकंड साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. सेकंड जो साइड है लॉन्गेस्ट की जगह पे यहां हम लेते हैं सेकंड साइड. सेकंड साइड कितनी गिवन है इसमें? इट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है. दिस इज एंड थर्ड लेंथ be twice as long as the shortest. थर्ड जो साइड है वो twice है shortest से, shortest की twice. टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 91. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? अब shortest board की लेंथ क्या हो सकती है कि थर्ड जो पीस है वो सेकंड से कम. अब जो सिचुएशन है वो लगाते हैं. Now sum of all the pieces कितना हो सकता है? Sum of pieces, all pieces.
91 लिखा इसने, टोटल एक बोर्ड की लेंथ थी 91 सेंटीमीटर की लेंथ का एक बोर्ड है, उसके 3 पीस किए जाते हैं और वो पीस इस तरह से किए जाते हैं, एक साइड मान लो अगर x है तो दूसरी साइड x+3 होगी और जो तीसरी साइड है वो 2x होगी। अब जरूरी नहीं है कि वो इक्वल इक्वल कटे या सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशो में कट जाएगी, उसका सम 91 ही आए, हो सकता है थोड़ा सा टुकड़ा बच जाए, ये भी हो सकता है। 91 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 91 है, तो इनका सम 91 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है 91 से कम हो, इनको इस रेशो में कट करने के बाद हो सकता है कोई छोटा सा 20 का टुकड़ा बच जाए, तो इसका मतलब है जो सम ऑफ ऑल द साइड्स है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 91। और अब सम कर लो x+3 2x, it should be less than equals to 91। साथ में एक और कंडीशन भी लिखी है इसने, ये कहता है सेकंड जो कंडीशन लिखी है वो क्या लिखी है, what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be, क्या लिखा है, जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। थर्ड जो पीस है वो सेकंड से 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा लॉन्गर होगा, मींस थर्ड पीस की जो लेंथ है वो ग्रेटर है या इक्वल है किससे, सेकंड पीस से 5 या उससे ज्यादा, सेकंड पीस प्लस 5। थर्ड पीस की जो लेंथ है वो सेकंड पीस से 5 या उससे ज्यादा ग्रेटर है, थर्ड पीस मींस 2x, it is greater than equal to second piece means x+3 and +5। इस x को इधर लेके क्या हो जाएगा, 2x minus x is greater than equals to 8 और x is greater than equals to 8 means x की वैल्यू कम से कम 8 जरूर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ से x plus x plus 2x, it is 4x less than equals to 91 minus 3, 4x is less than equals to 88 और x is less than equals to 22। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 22 से लेस और 8 से ज्यादा हो सकती है, दैट इज वी कैन राइट x should lie between 8 and 22। x की वैल्यू कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 22 हो सकती है, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं हो सकती। दिस इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। सो शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ 8 और 22 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं हो सकती। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ द एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, एक्सरसाइज 6.1। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। उसमें क्या है, जो हमने ये 6.1 में जितनी भी सिचुएशन सोल्व की है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करके उनके पॉसिबल मिनिमम या मैक्सिमम आंसर निकाले हैं, अब उन्हीं चीजों को हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। ग्राफिकली इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा। वैसे आप लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ 10th क्लास में कर चुके हैं, बट यहाँ उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के है। ओके, उसमें क्या होता था, उसमें इक्वेशंस होती थी, अब इन इक्वेशन से इसके ग्राफ में सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, मेथड वही होगा ग्राफ ड्रॉ करने का, बट एक स्लाइड चेंज होगा, वो क्या होगा वही आपको इसमें देखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर लाइन के ऊपर शो करना तो हम कल कर चुके थे एक्सरसाइज 6.1 में। अभी एक से ज्यादा लाइन या क्वाड्रेंट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे हम कल कर चुके थे। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। अभी टू डायमेंशनल प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 6.2 exercise, first question, the question is x plus 5 is less than, x plus y is less than 5, x plus y is less than 5, we have to represent this in the coordinate plane, two dimensional plane। टू डायमेंशनल प्लेन में इसको शो कर रहा है, कैसे शो करेंगे, सेम उसी पैटर्न से 10th क्लास में जब हम करते थे उसी पैटर्न से हम इसको ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल फॉर
लेट अस सपोज इट इज एन इक्वेशन मान के हम इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन मान के जब इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे तो व्हाट विल बी दैट टेबल, पुट अप द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट x एंड गेट y। मान लो हम x को 0 पुट अप करते हैं इसमें तो क्या आएगा, x को 0 पुट अप करेंगे तो y इज 5, और अगर इसमें y को 0 पुट अप करेंगे तो x इज 5, ये बन जाएगा। So these are the points which lie on this straight line. Now अभी इसमें feasible region और देखना हमने इसका कौन सा पोर्शन होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, to find feasible region, to find feasible region, feasible region फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, put नॉर्मली ओरिजिन पुट अप कर लो। नॉर्मली ओरिजिन पुट किया जाता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ओरिजिन ही पुट किया जाए, बट नॉर्मली ओरिजिन पुट किया जाता है गिवन सिचुएशन में। इन इक्वेशन में जो इन इक्वेशन है गिवन सिचुएशन, उसमें ओरिजिन पुट करके चेक किया जाता है whether the given situation is true or false. Let us put origin in it 0 0, so we get 0 plus 0 is less than 5, means 0 is less than 5, which is true. And if this equation is true, then the feasible region will be, what will be the feasible region of this? So feasible region is open half plane, open half plane containing origin. अभी इन सारी चीजों का मतलब क्या है, एक बार मैं वो सारी चीजें बताता हूँ। Whenever we have only less than or only greater than, only less than या only greater than का साथ में इक्वल टू नहीं होता, then we take the open half plane, तो open half plane लिया जाता है। It means that value is not included, उससे कम या ज्यादा जो भी आ रही है वो ली जाती है, बट वो वैल्यू नहीं ली जाती। अगर इसके साथ इक्वल टू भी होता है then it is taken as closed half plane। जब ग्राफ बनाएंगे उसमें और भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। साथ में इक्वल टू होता है तो क्लोज्ड हाफ प्लेन दिया जाता है, इक्वल टू ना हो तो ओपन हाफ प्लेन दिया जाता है, तो चाहे वो लेस हो या ग्रेटर हो, दोनों केसेस में ओपन हाफ दिया जाएगा अगर इक्वल टू साथ में नहीं है। उसके बाद कंटेनिंग ओरिजिन मींस जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ओरिजिन उसके अंदर आएगा। दो चीज हो सकती है, जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे या तो ओरिजिन उसके अंदर की तरफ होगा या उससे बाहर की तरफ होगा। तो अगर ये सिचुएशन हमारी ट्रू आती है, जो भी पॉइंट हमने पुट अप किया है उस पॉइंट के लिए अगर ट्रू सिचुएशन आती है तो वो पॉइंट उसके अंदर कंटेन्ड होता है। हमने ओरिजिन पुट किया था इसलिए ओरिजिन आया। अगर कोई और पॉइंट पुट करोगे तो वो पॉइंट लिखना पड़ेगा। नॉर्मली ओरिजिन पुट करना बेटर रहता है, सबसे इजी रहता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि ओरिजिन पुट करने पर हमें पता नहीं चलता कि जीवन रीजन कौन सा हो। वो कब होता है, अगर लाइन ओरिजिन में से ही पास हो, या अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने लाइन ड्रॉ किया ओरिजिन में से ही आ गई, तो इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा वो क्या पता नहीं चल पाएगा। अभी फिजिबल रीजन कौन सा होता है वो ग्राफ बनाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। बट अभी देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि ओरिजिन पुट करने पर हमें पता नहीं चलता ये क्या है, सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है, मींस ओरिजिन उसमें कंटेंट होगा या कौन सा होगा। इसलिए मैक्सिमम टाइम हम ओरिजिन पुट करते हैं, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी ओरिजिन पुट ना करने पे आंसर होता है, कुछ और पुट करना होता है। अगर ये पुट करने पर ट्रू सिचुएशन आती है तो जो फिजिबल रीजन वो क्या होगा, कंटेनिंग दैट पॉइंट। जो भी पुट किया है इसमें हमने ओरिजिन किया तो कंटेनिंग ओरिजिन। अगर ये सिचुएशन फॉल्स आती है, इफ दिस सिचुएशन इज फॉल्स, देन we open half a close half plane away from that point, away from या not contain एक ही बात है। that point जो भी पॉइंट पुट किया है, ओरिजिन पुट किया तो ओरिजिन 1 0 2 0 2 3 जो भी पुट कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे इजी हो वो पुट करेंगे। ठीक है। फिजिबल रीजन कौन सा होता है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक तरफ का पोर्शन दिया जाता है जो इसका रिक्वायर्ड पोर्शन होगा वो फिजिबल रीजन होगा। अभी वो कैसे होगा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है इसलिए मैं इस साइड पे ले रहा हूं ग्राफ, अदरवाइज हम सेंटर पे लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा साइड में लिया है। दिस इज x 1 2 3 4 5 6। ये रूल आपको पता ही है, आप 10 क्लास से सीख के आए हो
कि ये सारी इक्वल डिस्टेंसेस पर होने चाहिए। सिमिलरली माइनस में भी आप चाहो तो एक दो पॉइंट ले सकते हो, हालांकि यहाँ माइनस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का कोई पॉइंट नहीं था। x1 2 3 4 5 6 similarly in y it is 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 and so on. Similarly negative 1 2 3 this is y dash x x dash y y. Now let us plot the point. When x is 0 y is 5 0 5 x 0 y 5 x 0 y 5 this is the point. ये बन गया पॉइंट, इसको छोटा सा सर्कल कर लेंगे। अगला x 5 उसके सामने y 0 5 0 x 5 और y 0 ये पॉइंट बना, इसको सर्कल कर लेंगे। Now with the help of scale join these two points. अब एक चीज नोटिस करने की है, if this is only less than or greater than, line will be dotted. If there is equal to sign less than equal to or greater than equal to, then the line will be dark. ये चीज याद रखना। अगर ये only less than या greater than है तो लाइन आप dotted लगाएंगे, और अगर साथ में equal to है तो लाइन dark लगाएंगे। यहाँ पे only less than था, लाइन हम लगाएंगे dotted. This will be the line. ये बताइए। ओके, अब इसका फिजिकल रीजन क्या था? जब हमने प्रूव करके देखा इसमें ओरिजिन तो ट्रू आया। मींस फिजिकल रीजन क्या है? ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। ओपन हाफ का मतलब यही है, ओपन का मतलब क्या होता है? जब डॉटेड लाइन होती है, और क्लोज कब होता है? जब डार्क लाइन होती है। डार्क लाइन कब होगी? जब साथ में इक्वल टू होगा, साथ में इक्वल टू तो क्लोज यानी कि डार्क लाइन, इक्वल टू नहीं है तो ओपन यानी कि डॉटेड लाइन। ओके, अभी कौन सा रीजन है? कंटेनिंग ओरिजिन। तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ बड़ा पोर्शन लेना हमने। इस लाइन से ओरिजिन किस साइड है? इस लाइन से ओरिजिन नीचे की तरफ है। ओरिजिन यह है ना, दिस इज द ओरिजिन 0 0। तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ का जो पोर्शन है वो हो जाएगा। कंटेनिंग ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है तो ओरिजिन से दूर। क्लियर? ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आया था? फिजिकल रीजन इज कंटेनिंग ओरिजिन, तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन इधर है तो इस लाइन से नीचे का पोर्शन, अगर बोल्स होता तो इस लाइन से ऊपर का पोर्शन। अभी ट्रू आ रहा है, कंटेनिंग ओरिजिन है तो इसको हम सेटेड कर देते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिकल रीजन। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, कई कई क्वेश्चन में एक से ज्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। एक से ज्यादा लाइन हो तो उनका कॉमन एरिया देखना पड़ेगा, फिर कॉमन रीजन कौन सा है वो हमें देखना पड़ेगा। मैं इसमें से आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है? उसके बाद आप इसके बाकी क्वेश्चन ट्राई करके देख लेंगे। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इसमें लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज minus 3x plus 2y is greater than equals to minus of 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ टेबल। टेबल ड्रॉ करने के लिए आप इक्वल टू साइन एज्यूम कर लिया करो, इक्वेशन मान लिया करो, ठीक है? टू ड्रॉ टेबल let us take it as an equality x and y. Let us put x is equals to 0। 0 किस लिए दिया जाता है? ताकि हमारा ग्राफ बनाना इजी से इजी हो। कोई रूल नहीं है आप हमेशा 0 लो, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका ग्राफ बनाना ज्यादा से ज्यादा इजी बने। When we put x 0 पुट करें तो y कितना आएगा? इसमें -3। और अगर इसमें y0 पुट अप करते हैं, y0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? -3x + 0 = -6। -3x = -6 मींस x = क्या आएगा? 2। x is 2। ये बन जाएगा। अब इसका फिजिबल रीजन निकालते हैं। टू फाइंड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? पुट
नॉर्मली ओरिजिन पुट कर लेते हैं, मैंने बताया हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट नॉर्मली ओरिजिन पुट कर लेते हैं इसमें। तो पुट ओरिजिन इन सिचुएशन ऑफ इन इक्वेशन जो थी हमारे पास गिवन सिचुएशन, उसमें पुट अप कर दो। सो लेट अस पुट -3 into 0, this is 0, 2 into 0 again 0 is greater than equal to -6, 0 is greater than equal to -6, क्या 0 -6 से greater होता है? Yes or no? I think it is yes. 0 is greater than -6, it is true. And if this situation is true, then the feasible region is, क्योंकि इसके साथ में इक्वल टू था तो क्या होगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन which is containing origin, because it is true situation है ना, 0 0 0 पुट अप करने पर true situation है, closed half plane containing origin ये हो जाएगा। now draw the graph for it। अब इसके लिए ग्राफ को बनाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव सिचुएशन भी आ रही है, तो हम सेंटर में बनाते हैं कि नेगेटिव वाली सिचुएशन को डील करने में कोई दिक्कत ना हो। मैक्सिमम वैल्यू 2 और 3 आ रही है, सो दिस इज x and x dash, दिस इज y and y dash, 1 2 3 3 4 तक पॉइंट ले लेते हैं, बट सारे इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए, -1 -2, दिस इज 1 2 3 4, ये सारे ज्यादा आ रहा है इक्वल, दिस इज माइनस। सिमिलरली y 1 2 3 4, and in negative direction this is -1 -2 -3 -4 and so। अभी पॉइंट ड्रॉ करते हैं, x0 y -3, x0 y -3, this is the point, ये बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट x2 y0, x2 y0, this is the point। अब क्योंकि क्लोज्ड हाफ प्लेन था तो लाइन क्या होगी, डार्क लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द डार्क लाइन, इन दिस सिचुएशन द लाइन विल बी डार्क। अब इसका फीजिबल रीजन क्या है, कंटेनिंग ओरिजिन है, तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन अपना ये था, तो ओरिजिन कंटेनिंग है तो ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये पोर्शन, ओरिजिन इधर है तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ का पोर्शन मींस दिस इज द फीजिबल रीजन। ये लाइन इससे बाहर नहीं आ रही, ये आपका फीजिबल रीजन हो गया। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ओके, सो this is the method to represent graphically a given linear inequation। linear inequation को graphically represent हम ऐसे करेंगे, बस दो ही तीन चीजें याद रखनी है आपको, ओपन हाफ प्लेन क्या है, क्लोज्ड हाफ प्लेन क्या है, ठीक है, जो रीजन है वो कंटेनिंग ओरिजिन होगा या नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, वो यहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ लाइन ड्रॉ करने तक तो आप 10th में करते ही थे, बस उसका फिजिबल रीजन और आइडेंटिफाई करना है, बाकी चीज वही है सारी, ठीक है। तो इसके बाद अब जो हम आगे बचेगा एक्सरसाइज 6.3, उसमें भी यही होगा, बट 2 3 4 लाइनें होंगी, इसमें सिंगल लाइन के लिए था, उसमें 2 3 4 लाइन होंगी, इससे आगे कुछ नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, अभी तक ये इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय सर।